नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो चलाते हैं हम अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि उनकी मदद कर सकें उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आपके पास किसी भी तरीके का कोई सवाल है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के किसी भी पड़ाव में हमारी मदद चाहिए, तो आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप इस शो में। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। #AskAwaz योमनी लिखकर अपने सवाल आप लिख भेजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका है, आप के सभी क्वेरीज को आज आंसर करने के लिए रूपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट के फाउंडर ऋषभ देसाई बने हुए हैं। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले आज हाइब्रिड फंड्स की बात करते हैं कि हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी कौन सी होती है, कितने तरीके के हाइब्रिड फंड्स मार्केट में मौजूद हैं और कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करते हैं। तो इन सबको समझते हैं एक एक करके। बताइए पहले तो ऋषभ, हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं और कितनी कैटेगरीज फिलहाल अवेलेबल हैं? दीपाली जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, हाइब्रिड फंड्स सिंपल भाषा में अगर समझाने जाओ तो हाइब्रिड फंड्स में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट और तीसरा होता है गोल्ड। ओके? देखिए, कोई-कोई हाइब्रिड फंड्स रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं और कोई-कोई हाइब्रिड फंड्स ऑफशोर इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो हाइब्रिड फंड्स ओवरऑल मोटा-मोटी पहले तो इक्विटी, डेट और गोल्ड, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बट कोई-कोई ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि मल्टी एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके? अभी इसमें कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज है। नंबर 1, एक तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो कि इट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स इक्विटी। दूसरा है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड विच इज इक्विटी और डेट में इक्वल एलोकेशन रखता है। तीसरा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो कि डेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और इक्विटी में कम इन्वेस्टमेंट करता है। चौथा है डायनेमिक एसेट एलोकेशन हाइब्रिड फंड जो कि इक्विटी, डेट, आर्बिट्राज में टाइम टू टाइम वो डायनामिकली मैनेज करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा है, एक और है जिसे हम बोलते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड। इसमें इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज कंपोनेंट आ जाता है। और एक मल्टी एसेट एलोकेशन हाइब्रिड कैटेगरी भी है उसमें मल्टीपल एसेट क्लासेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, इक्विटी, डेट, गोल्ड, रीट्स, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। अभी इसमें मोटा मोटी मैं अ, ऐसे रेकमेंड करता हूं कि देखिए, इसमें 3 तरह के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज ये हाइब्रिड है दैट डज नॉट मीन के मॉडरेट रिस्क टेकर या फिर कंजर्वेटिव रिस्क टेकर के लिए ही है। इसमें अग्रेसिव इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके? इसमें 2 अ, मुख्य कैटेगरीज में टारगेट करना चाह रहा हूं आज। एक है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स और दूसरा है इक्विटी सेविंग्स फंड। देखिए, जब भी हम हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, खास ध्यान में रखना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को जो ज्यादा वॉलेटिलिटी पसंद ना हो, कंसिस्टेंसी पसंद हो, राइट, ज्यादा मार्केट का जो स्विंग्स रहता है वो ज्यादा पसंद ना हो और कंसिस्टेंसी रिटर्न्स, ये वो हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी इसमें 2 मुख्य कैटेगरी है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स और इक्विटी सेविंग्स फंड। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स अगर आप सही तरीके से प्रोडक्ट चूज करेंगे तो मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए बहुत ही अच्छा कैटेगरी है। और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो कि एफडी से थोड़ा ज्यादा, एफडी से मे बी 2-3% ज्यादा रिटर्न चाहिए, वो इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर खास ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो काउंटर सिक्लिकल वैल्यूएशन कॉशियस स्ट्रेटजीज में आप इन्वेस्ट करिए, वो मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए वेल सूटेड है। और जब भी आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, जब भी इक्विटी सेविंग्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें खास ध्यान में रखना चाहिए कि जो इक्विटी कंपोनेंट है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इक्विटी कंपोनेंट एनीवेयर बिटवीन 15 टू 25% आप रखें। ये ऐसे प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट करिए तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए वेल सूटेड रहेंगे, दीपाली जी। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली मल्टी एसेट और डायनामिक एसेट एलोकेशन की बात करें तो क्या थिन लाइन है दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस है और ये कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए है? दीपाली जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स मोटा मोटी 2 एसेट क्लासेस में डील करते हैं, इक्विटी और डेट। मल्टी एसेट में हम्म। मल्टीपल एसेट क्लासेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। तो क्या होता है ना कि देखिए, मैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं मैं।
मगर अगर किसको मल्टी एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो फ्रॉम अ बेटर डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू और रिस्क मिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि आप इक्विटी का एक अलग पोर्टफोलियो कर लीजिए, डेट का अलग कर लीजिए, गोल्ड का अलग कर लीजिए, रीट्स का अलग कर लीजिए। क्योंकि मल्टी एसेट में मल्टीपल एसेट क्लासेस के होने के वजह से फंड मैनेजर को टाइमली कॉल्स लेने पड़ेंगे एंट्री और एग्जिट में। और अगर कॉल्स ढंग से नहीं लिए गए, तो ये प्रोडक्ट वॉलेटाइल भी हो सकता है और सिक्लिकल भी साथ में हो सकता है। देखिए, जितने कम एसेट क्लासेस आप एक प्रोडक्ट में रखोगे, तो फ्रॉम अ बेटर डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो प्रोडक्ट काफी बेहतरीन तरीके से फंड मैनेजर मैनेज कर पाएगा। सो अगर किसको मल्टी एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट में जाना है, तो मैं चाहूंगा कि अलग-अलग पोर्टफोलियो सेपरेट कर ले, इक्विटी, डेट, गोल्ड, रीट्स एसेट्रा। और डायनेमिक एसेट एलोकेशन में अगर जाना है, तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो। आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन टेक केयर नहीं कर पाएगा। तो इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो, ऐसे मैं रेकमेंड करता हूँ। चलिए, तो ये तो बात हुई, एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। क्वेरीज की तरफ बढ़े, क्विकली एक चीज़ और पूछ लेते हैं। एक चीज़ और बताइए ऋषभ, कुछ नेम्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें इन कैटेगरीज में हमारे व्यूअर्स को, प्लस करंट मार्केट कंडीशन में ये थीम कैसी रह सकती है? एब्सोल्युटली दीपाली जी। देखिए, मैंने जो 2 कैटेगरीज़ जो रिकमेंड किए हैं, जो कि डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स और इक्विटी सेविंग्स फंड। पहले मैं डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के 2 रिकमेंडेशन प्रोडक्ट्स बता देता हूँ। एक है ईडलवाइज़ बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि प्रो सिक्लिकल स्ट्रैटेजी, वो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए वेल सूटेड है। दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। वो फॉलो करता है काउंटर सिक्लिकल स्ट्रैटेजी, जो कि वो वैल्यूएशन कॉशियस स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। वो वेल सूटेड होता है मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए। ओके, इक्विटी सेविंग्स में बात करूं, तो सेम ईडलवाइज का जो इक्विटी सेविंग्स फंड है, वो थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए है, क्योंकि उसमें इक्विटी कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा है, अप टू 25%। और एकदम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी सेविंग्स फंड वेल सूटेड है, क्योंकि इसमें जो इक्विटी कंपोनेंट है अराउंड 15-16% पे कैप्ड है। सो बेसिकली इक्विटी और इक्विटी सेविंग्स फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स के लिए ईडलवाइज और आईसीआईसीआई दोनों देख सकते हैं। ईडलवाइज बीइंग लिटिल बिट ऑन द अग्रेसिव साइड, आईसीआईसीआई बीइंग ऑन लिटिल बिट ऑन द कंजर्वेटिव साइड, दीपाली जी। ओके, चलिए, तो ये डिटेल में हाइब्रिड फंड्स के बारे में आपको बताया गया है। अब फटाफट से लेते हैं क्वेरीज को, और पहले व्यूअर सुनील हमारे साथ बिहार से कनेक्टेड भी हैं सवाल पूछने के लिए। सुनील नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ दीपाली मैम नमस्ते, ऋषभ सर को नमस्ते। नमस्ते। मैम 2020 से मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप और कैनरा रोबेको इमर्जिंग म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया। फिर बाद में आप लोग का प्रोग्राम देखता हूँ तो पता चला कि एएमसी के 2 फंड नहीं रखना चाहिए, तो कैनरा रोबेको इमर्जिंग को मैं स्टॉप कर दिया हूँ, हालांकि अमाउंट नहीं निकाला हूँ। ओके, तो फिर इसके बाद में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 2 मिड कैप लेकर मैं चला कि जिसका कंसिस्टेंट होगा उसको मैं आगे कैरी करूंगा। तो पहला तो जानना है कि दोनों में से कौन लेके चलूं, और 2 स्मॉल कैप लेके चला, एक्सिस स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। एक्सिस स्मॉल तो 2020 से मैं लेकर चल रहा हूँ और क्वांट स्मॉल कैप 2023 से लेकर मैं चल रहा हूँ। तो हमारे फंड के बारे में थोड़ा बताते आप कैसा लेकिन है, जो डिटेल सुनील जी आपने हमारे साथ शेयर किए हैं उसमें तो क्वांट स्मॉल कैप का आपने जिक्र नहीं किया। जो डिटेल्स हमारे पास जिसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप मैडम की, हाँ इसलिए मैडम को उसको मैं स्टॉप कर दिया, उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू एक्सिस स्मॉल कैप को ही कर रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो आपके पास एक्टिव फंड्स हैं वही आपने शेयर की थी लिस्ट, नॉन एक्टिव फंड्स का आपने जिक्र किया। चलिए ठीक है, बिल्कुल समझ गए। 7 इयर्स का आपका होराइजन है? हाँ। ओके, तो बताइए ऋषभ, आपने सवाल सुना इनका। 10,000 की एक्टिव एसआईपीज हैं, कुछ पुरानी होल्डिंग्स हैं जिनका इन्होंने जिक्र भी किया। 12 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो भी चुकी है, 7 साल का नजरिया है, समझाएं प्लीज। दीपाली जी, बहुत सिंपल है। एक तो उनका टाइम होराइजन प्योर इक्विटी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है मेरे हिसाब से। अगर 7 इयर्स का टाइम होराइजन है, तो मेरे हिसाब से वेल सूटेड कैटेगरी डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी रहेगी, क्योंकि विच इज डायनेमिकली मैनेज बिटवीन इक्विटी और डेट। नंबर 2,
देखिए वो करीबन 60 साल के आसपास उनकी उम्र है, 58 इयर्स की एज है उनकी। सो अगेन वो काफ़ी हेवीली मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगेन दैट विल आल्सो नॉट बी सूटेड, क्योंकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स काफ़ी वोलेटाइल और सिक्लिकल दोनों साथ में हो सकते हैं। सो नंबर 1, आप ये पोर्टफोलियो ठीक है, अभी जैसा है आप वैसा रखें। मेरे हिसाब से एडिशनल अभी पैसा ये पोर्टफोलियो में ना डालें, क्योंकि ये बहुत ही हाई रिस्क पोर्टफोलियो है और लंबा समय तलक ये पकड़ के रखना पड़ेगा। देखिए लमसम नहीं कर रहे, अगर लमसम कर रहे थे तो चलो मैं अभी भी बोल लेता, क्योंकि मार्केट्स अभी डिसेंट वैल्यूएशन पे। मगर ये एसआईपी मेथोडोलॉजी फॉलो करें। एसआईपी मेथोडोलॉजी किस्तों में हर महीने इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। सो एसआईपी के लिए मेरे हिसाब से 10 इयर्स इज आइडियल, स्पेशली आप मिड एंड स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो डेफिनिटली आप 10 साल का मिनिमम टाइम होराइजन होना चाहिए। करंटली आप ये पोर्टफोलियो जैसा है वैसा रखें, एडिशनल पैसा मत डालिए। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जो कि इक्विटी और डेट का जो कंपोनेंट लेके हाइब्रिड कैटेगरी में फॉल करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड्स वेल सूटेड रहेगा फ्रॉम अ मॉडरेट रिस्क एपेटाइट। अगर थोड़ा-सा अग्रेसिव होना चाह रहे हैं तो फिर ईडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर दोनों ईडलवाइस और आईसीआईसीआई दोनों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर प्योर इक्विटी में ना रहे, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स के कैटेगरी में आ जाइए आप। ओके, चलिए तो सुनील जी, ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। जो बदलाव सजेस्ट किए गए हैं वो आप चुन सकते हैं। कुछ नए फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें आईसीसी प्रू बैलेंस एडवांटेज या एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर्स से। अमित हमारे साथ हैं कोलकाता से सवाल पूछने के लिए। बताइए अमित, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। अच्छा, मेरा सवाल है, मैं 8,500 रुपए का एसआईपी कर रहा हूँ। 8,500 रुपए में ठीक है। मैंने 7 फंड ले रखे हैं। ये सोशल मीडिया पे देख के या कुछ पास्ट रिटर्न देख के, रोलिंग रिटर्न देख के ये सेलेक्ट किए हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या ये 7 फंड रखना जरूरी है या कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ये मुझे जानना था, या मैं इसमें से कुछ फंड्स में बाहर निकल जाऊं। जी ठीक है, तो फिलहाल इनके जो फंड्स हैं वो बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, यूटीआई क्वांट में 500, आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी 1000, वहीं कोटक मल्टी कैप, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, आईसीसी प्रो मल्टी एसेट में भी 1000 ईच है। तो लगभग 8,500 की एसआईपी है इनके पास और 60,000 की पोर्टफोलियो की वैल्यू भी हो चुकी है। 15 ईयर्स का होराइजन है और सालाना 10% स्टेप अप करने का भी प्लान है। क्या सजेशन इनके लिए? दीपाली जी, पहले तो मैं उनके पोर्टफोलियो पे ही आ जाता हूँ। देखिए नंबर 1, 7 फंड्स की जरूरत नहीं है, 5 फंड ही रखें। आपके पोर्टफोलियो में काफी सारे अच्छे फंड्स भी है, तो मैं थोड़ा-सा सिर्फ रीबैलेंस करने चाह रहा हूँ मैं। देखिए एलोकेशन वाइज़ और प्रोडक्ट वाइज़ थोड़ा-सा ऐसे रीबैलेंसिंग होता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आप 20% एलोकेशन रखें। आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड 20%, कोटक मल्टी कैप फंड 20%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 20%, और एक 5वां नया फंड में ऐड करने जा रहा हूं जो कि डीएसपी स्मॉल कैप का फंड है, वो 20%। सो इसमें आपका एलोकेशन अच्छे से बैलेंस हो रहा है। अंडरलाइनिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और ग्रोथ और वैल्यू में भी अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो पोर्टफोलियो में ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। अभी उनके जो गोल पे आ जाता हूं। देखिए करीबन उन्हें 75 लाख टू 1 करोड़ का अमाउंट चाहिए आफ्टर 15 इयर्स। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स इन इक्विटीज। देखिए जो 8,500 की एसआईपी कर रहे हैं प्लस जो 10% का एनुअल टॉप अप कर रहे हैं, वो करीबन 73 लाख 81,000 इकट्ठा कर पा रहा है प्री टैक्स। अगर गोल अचीव करना है तो बहुत सिंपल है, 10% का जो टॉप अप कर रहे हैं वो 15% का टॉप अप करे तो कंफर्टेबली अपना गोल अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए तो ये राय दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर और आपके गोल को लेकर भी। आपको नया पोर्टफोलियो पर कैसा होना चाहिए वो आपकी स्क्रीन्स पर है। किन फंड से आपको एग्जिट करना है? यूटीआई क्वांट, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, आईसीसी प्रो मल्टी एसेट, वहीं आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप और डीएसपी स्मॉल कैप। इनमें आप 20% ईच एलोकेशन रखिए। डीएसपी स्मॉल कैप फंड एक नया फंड आपको ऐड किया गया है और 15 साल में 1 करोड़ अगर आपको पाना है तो आप 15% स्टेप अप करते रहेंगे हर साल, तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। दिनेश अगले व्यूअर फरीदाबाद से। दिनेश नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्ते, देसाई जी। पूछिए सवाल अपना। मैम मेरे फंड की लिस्ट ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है आपको और मेरा Right, अभी भी आपकी लिस्ट लमसम है। जो मेरा इन्वेस्टमेंट, जी मैम, अभी तक मेरा लमसम इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख के आसपास है करंटली।
ऑल्दो मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, लास्ट 3 मंथ से ही मैंने स्टार्ट किया, बट मार्केट में थोड़ा सा वो सेल लगी थी तो मैंने थोड़ा फायदा उठा लिया। और आपका शो बड़ा अच्छा है, लगभग मैं देखता हूँ, थैंक यू उसके लिए। मैम मेरे 2 टारगेट्स हैं, एक तो 10 to 12 ईयर्स के बाद में 30 lakhs और एक 20 to 22 ईयर्स में 1 करोड़। और मैम मुझे 5000 की और एक और SIP करनी है, या करंटली मैं इसी में ऐड करूँ या न्यू SIP करूँ, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू दिनेश, पहले तो हमारा शो रेगुलरली देखने के लिए थैंक यू सो मच। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो ऋषभ डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ऋषभ, जैसे इन्होंने बताया 12000 की इनकी SIP है, 5000 एडिशनल SIP करना चाहते हैं तो उस केस में जो टोटल SIP हो जाएगी वो 17000 रुपये महीना की हो जाएगी। फंड सिलेक्शन कैसा है प्लस गोल, दोनों पर राय चाहिए। गोल्स इनके हैं 10 से 12 साल में 30 लाख, 20 से 22 साल में 1 करोड़। फंड्स कौन से हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000 पर मंथ, 2500 पर मंथ ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड, 2500 क्वांट मिड कैप, 2000 टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा 2000। बताइए सजेशन इनके फंड चॉइसेस प्लस इनके गोल्स पर। दीपाली जी, ओवरऑल पोर्टफोलियो में फंड्स जो है काफी अच्छे हैं। मैं एक ही चेंज करने जा रहा हूँ कि उनका जो ICICI अप्रूव भारत 22 फंड ऑफ फंड है उसमें वो SIP स्टॉप करे, क्योंकि वो थीम बेस्ड बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फंड है। एंट्री और एग्जिट की आवश्यकता रहेगी, तो मैं चाहूंगा कि वो ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड में से SIP स्टॉप कर दे। इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि अभी मार्केट काफी नीचे गिरा हुआ है, तो वो पकड़ के रख सकते हैं, जब भी मार्केट अच्छा होएगा तभी रिडीम करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 कि उनके पोर्टफोलियो में देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें 25% एलोकेशन रेकमेंड कर रहा हूँ। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड 20%, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 20%। ये नया फंड में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। कॉन का मिड कैप फंड 20%, टाटा का स्मॉल कैप फंड 10%। सो एक ही प्रोडक्ट में नया इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो कि मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। ओवरऑल पोर्टफोलियो मुझे अच्छा है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा एलोकेशन वाइज रीबैलेंस कर दिया है। अभी मैं उनके गोल पे आ जाता हूं। देखिए, उनका गोल करीबन 30 लाख इकट्ठा करना है आफ्टर 10 इयर्स। सो 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी में अज्यूम कर रहा हूं फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। देखिए, 15,000 रुपीज की SIP करना पड़ेगा to achieve 30 lakhs after 10 years. This is number 1. Number 2 कि उनका जो दूसरा गोल है कि करीबन वो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाह रहे हैं आफ्टर 20 इयर्स। उसके लिए 10,000 रुपीज की SIP करना पड़ेगा। तो ओवरऑल 25,000 रुपीज की आप SIP करेंगे तो अपना गोल अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे। अगर आप वन शॉट में बढ़ा नहीं सकते हो तो अराउंड 15% आप एनुअल टॉप अप करेंगे तो भी अपना गोल कंफर्टेबली अचीव कर पाएंगे। दीपाली जी, ओके, चलिए, तो ये रही सलाह दिनेश आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, ऋषभ देसाई हमारे साथ बने हुए। आप सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट से लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। और एक ईमेल के थ्रू हमें सवाल भेजा है संदीप अमृतकर ने पुणे से। 37 साल इनकी उम्र है। मंथली SIP 15,000 पर मंथ की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5 लाख और 20 साल में 3 करोड़ का इनका लक्ष्य है। कौन से फंड्स है? SBI ब्लू चिप 10,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ HSBC लार्ज एंड मिड कैप, 1500 HDFC मल्टी कैप और 1500 है DSP मिड कैप। बताइए। दीपाली जी, पहले तो उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, उनके पोर्टफोलियो इज नॉट वेल बैलेंस्ड। ऑल्सो उनके पोर्टफोलियो में काफी सारे अंडर परफॉर्मिंग फंड्स है। तो पहले तो मैं मेरे रेकमेंडेड फंड्स और रेकमेंडेड पोर्टफोलियो बताता हूँ विद देयर एलोकेशन। देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 20% रखे, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड 20%, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 20%, ईडलवाइज मिड कैप फंड 20% और कोटक स्मॉल कैप फंड 20%। तो ये मेरे रिकमेंडेशन है फंड के लेवल पे। अभी मैं उनके गोल पे आ जाता हूँ। देखिए, अगर मैं अज्यूम करता हूँ 12% रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स, मेरे हिसाब से उन्हें 3 करोड़ अचीव करना है तो उन्हें SIP करनी पड़ेगी 30,000 रुपीज पर मंथ। सो ये अगेन ये प्री टैक्स फिगर है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वो स्टेप अप भी करें, एनीवेयर बिटवीन 5 to 10%, तो वो इन्फ्लेशन भी बीट कर पाएंगे और पोस्ट टैक्स रिटर्न्स भी काफी अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे। दीपाली जी, ठीक है,
चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपका नया पोर्टफोलियो किस तरीके का हो सकता है वो आप नोट कर लीजिए। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, मोमेंटम 50, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज मिड कैप, कोटक स्मॉल कैप 20% ईच आप डालिए इन सभी फंड्स में। निकलने की सलाह है एसबीआई ब्लू चिप, एचएसबीसी लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप और डीएसयू मिड कैप से 30,000 के एसआईपी करेंगे 20 ईयर्स में तो 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ये आपके लिए सजेशन है। एक और सवाल लेते हैं, राजीव ने भेजा है ईमेल के थ्रू। 18 दिसंबर 2024 से 2 फंड में एकमुश्त निवेश किया है। अभी दोनों फंड्स में नुकसान हो रहा है, क्या कंटिन्यू करूं इन्वेस्टमेंट? 10 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की थी। कितना कितना डाला? 2.5 लाख डाला इन्होंने। कैनरा बुक स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल में भी इन्होंने 2.5 लाख रुपए डाले, तो 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया बेसिकली। लॉसेस तो मार्केट क्योंकि हल्का हुआ है, स्मॉल कैप्स में करेक्शन रहा है तो इसलिए रहा होगा, बट कंसीडरिंग 10 ईयर्स का होराइजन है, क्या सजेशन रहेगा? दीपाली जी, आपने बहुत करेक्टली पुट किया, क्योंकि उन्होंने पीक ऑफ द मार्केट साइकिल पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि मार्केट भी काफी हद तक करेक्ट हो चुका है और मिड एंड स्मॉल कैप्स तो लार्ज कैप से भी काफी सिवियर करेक्ट हो चुके हैं दीज लेवल। सो नुकसान होना तो बहुत ही स्वाभाविक है। मैं चाहूंगा कि देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप पेशेंट रखें, कुछ हड़बड़ी में नुकसान, आप जो नोशनल लॉस है उसको एक्चुअल लॉस ना कर बैठे, तो मैं चाहूंगा कि आप होल्ड रखें। देखिए, दूसरी चीज कि उन्होंने हेविली सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स, 2 ही स्मॉल कैप प्रोडक्ट्स में कंसंट्रेट करके रखा है। देखिए, अभी मार्केट धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है, आंसर इज अ यस, बट मिड एंड स्मॉल कैप्स रिकवर उतने नहीं जल्दी हो रहे जितना लार्ज कैप हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे हिसाब से मिड एंड स्मॉल कैप्स विल टेक सम टाइम फॉर रिकवरी, तो पेशेंस इज द की। एट द सेम टाइम मैं ऐसा चाहूंगा कि आप थोड़ा-सा फ्लेक्सी कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि क्या होता है ना कि दीपाली जी, अभी तो सब मान लीजिए अगर रिकवरी अच्छा हो गया तो दैट्स ग्रेट, मगर हमने ऐसे हिस्ट्री में भी देखा है कि 6-7 इयर्स एट अ स्ट्रेच मिड एंड स्मॉल कैप्स ने 0% रिटर्न्स दिए हैं, राइट? सो मैं ऐसा ऐसा नहीं डरा नहीं रहा हूं कि ऐसा फिर से रिपीट होगा, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप डाइवर्सिफिकेशन करें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो टाइम टू टाइम आपका पोर्टफोलियो अच्छे से फ्रॉम अ रिस्क और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से आगे बढ़ेगा कंसिस्टेंटली, काफी सिक्लिकल रिस्क में नहीं जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि अभी पेशेंट रहे, मगर आप लार्ज कैप फंड्स में या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स में जरूर निवेश करें, ऐसी मेरी रिकमेंडेशन है। कुछ नेम्स भी आप इनको सजेस्ट कर देंगे क्या, या फिर अगर ये एसआईपी करना चाहें या लमसम इंक्रीज करना चाहें लोकेशन, तो किस तरीके से पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं ऋषभ? देखिए, मेरे मेरे हिसाब से आइडियली 50-60% फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए, 20-25% मिड कैप में होना चाहिए और 20-25% प्योर स्मॉल कैप फंड में होना चाहिए। मेरे हिसाब से ओके, एचडीएफसी सेंसेक्स फंड लार्ज कैप एक उठा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में तो काफी अच्छे फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, डीएसपी का फ्लेक्सी कैप फंड भी ले सकते हैं, एचडीएफसी का भी फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। मिड कैप में ईडलवाइज मिड कैप मुझे बहुत पसंद है, और स्मॉल कैप में कोटक स्मॉल कैप फंड भी वो देख सकते हैं। ओके। चलिए, तो ये रहे आपके लिए सजेशंस। अब पूछ लेते हैं ऋषभ के टॉप 4 फंड्स। ऋषभ, बताइए कौन कौन से नेम्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं एक पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से? दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड्स है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, दूसरा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा है ईडलवाइज मिड कैप फंड और चौथा है कोटक स्मॉल कैप फंड। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ब्लेंड बढ़ रहा है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक पोर्टफोलियो में। ओके, तो चलिए, ये रहे फंड्स के नेम जो ऋषभ ने सजेस्ट किए हैं। ये कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप ऋषभ की चॉइस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, एडलवाइज मिड कैप है और कोटक स्मॉल कैप फंड है। तो ये 5 फंड्स अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग फंड हाउसेस से एक कंप्लीट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के हिसाब से ऋषभ ने सजेस्ट किए हैं। थैंक यू ऋषभ, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जा रही हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।